नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट वीकली शो इकोनॉमिकम का। हाजिर हूं मैं आपके साथ अर्थात की नई किस्त लेकर, इकोनॉमिकम की नई किस्त लेकर, और मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात की नई किस्त तैयार है सर? हाँ, अर्थात की नई किस्त तैयार है। शुभम, आपका भी स्वागत है और इकोनॉमिकम के सारे दर्शकों का स्वागत है जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और अपने बहुत सारे सवाल हमको भेजते हैं और हमारे हर एपिसोड को इतना प्यार, स्नेह और इतनी प्रतिक्रियाएं देते हैं जिससे हमें आगे वाले नए एपिसोड्स को तैयार करने में काफ़ी मदद मिलती है। बिल्कुल। बीते हफ्ते हमने इकोनॉमिकम के अर्थात सेगमेंट में बात की थी छोटे उद्योगों की, उनके सामने खड़ी चुनौतियों की। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को खूब सराहा, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोगों के सवाल मिले। कुछ सवालों को हमने आज के शो में शामिल भी किया है, उनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूछते हैं कि इस हफ्ते अर्थात में खास क्या है। सर, आज अर्थात में किस बात पर चर्चा होगी? अर्थात में जो आप महसूस कर रहे हैं इस समय, देश के 11-12 राज्य बहुत गहरे बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। कहीं कटौती 2 घंटे की है, कहीं 4 घंटे की, कहीं 5 घंटे की। और हम आज आपको अर्थात में बताएंगे कि हमारे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। भारत के लोग बिजली के संकट, कोयले के संकट के लिए को सहने के लिए इतने अभिशप्त क्यों हैं, जबकि वास्तविकताएं भारत की बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में बिल्कुल अलग हैं। तो हम आज इसमें भीतर पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हर दूसरे साल हमें ये क्यों झेलना पड़ता है गर्मी में कि हम पूरा बिल देने के बाद भी हमको समय से बिजली नहीं मिलती है और बिजली की कटौती होती है, और इसकी वजह क्या है। चलिए, तो यानी कि आज जब आप इकोनॉमिकम पूरा देख पाएंगे तो आपके पास इस बात का जवाब होगा कि अगर बिजली है तो आती क्यों नहीं। इसके बाद होंगे आपके सवाल जवाब, बात होगी आपकी इनकम की, और जाते जाते अंशुमान जी से पूछेंगे कि किस्सों के सिक्के में आपने इस बार इतिहास की कौन सी कहानी लिखी है। चलिए अब शुरू करते हैं अर्थात की। अंशुमान जी, अर्थात की शुरुआत कुछ इस तरह कर रहे हैं कि 2022 की गर्मियों में भारत में क्या हो रहा है, इस समय भारत में क्या हो रहा है। वो कहते हैं वही जो 2021 में हुआ था। भाई, 2021 में क्या हुआ था? वही जो 2011 में, 2014 में, 2018 में हुआ था। कोयले की किल्लत हुई थी, बिजली की कटौती हुई थी, हमें महंगी से महंगी बिजली देने वाली सरकारों के अलग अलग विभाग आपस में तू मैं कर रहे थे। सर, ऐसी क्या मजबूरी है 11, 14, 18, 22 की हम एक ही तरीके की परेशानी से बार बार जूझने के लिए तैयार हैं? शुभम, अक्सर हमने भारत में देखा है कि कई बार सरकारें बदल जाने से, नेता बदल जाने से, मंत्री बदल जाने से, अधिकारी बदल जाने से हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियां और हालात नहीं बदलते। और बिजली क्षेत्र या कोयला या बिजली का संकट एक ऐसी वास्तविकता है जो हमें दिखाई देती है। इसीलिए हमने इसकी शुरुआत इसलिए की कि 2011 में भी हम इसी परिस्थिति में खड़े थे कि गर्मियों में कोयला नहीं था, बिजली की कटौती थी। 2014 में भी थे, 2018 में भी थे। अगर आप ज़्यादा पुरानी यादें ना करें तो पिछले साल अक्टूबर की याद कर लें, जब लॉकडाउन खुल रहा था और भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड लेवल पर थी और कोयले का संकट हो गया था। इस बार ये संकट, इतनी सारी नसीहतों से हमारी देश की सरकारों ने कुछ नहीं सीखा या विभागों ने कुछ नहीं सीखा। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए समझने वाली ये है कि यहाँ से, इस संकट से हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक बड़ी दरार पैदा कर रहे हैं। भारत वैसे भी कच्चे तेल के लिए, अपने 85-90% कच्चे तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई पर निर्भर है, जिसे लेकर अब चिंताएं चारों तरफ हैं, जहाँ से बड़ी महंगाई निकल रही है। लेकिन अब हम यहाँ से इंपोर्टेड कोयले पर अपनी निर्भरता बढ़ाने जा रहे हैं। भारत पहली बार अपनी एक पुरानी नीति जो हाल में तय की गई थी कि हम कोयले का इंपोर्ट बंद करेंगे, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि उस नीति में क्या था, उससे बिल्कुल उल्टा जाकर कोयले का आयात बढ़ाने को मजबूर हो गया है, बावजूद इसके कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोयले की कमी नहीं है, क्योंकि बिजली उत्पादन गिर रहा है और कोल इंडिया बिजली घरों को कोयला नहीं दे पा रही है। हो सकता है अगर आप इस बिजली के संकट को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ने की कोशिश करें, आपको लगे कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल का संकट, कमोडिटीज़ का संकट उससे जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि आप इसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट से जोड़ने की कोशिश करें, आप इसकी वास्तविकता समझिए और कुछ ऐसे तथ्य देखिए जो वास्तव में हमें शर्मिंदा करेंगे भारत के बिजली क्षेत्र के मामले में। और इसका रूस के यूक्रेन युद्ध से, चीन के संकट से, दुनिया में आए आंधी तूफान से कोई लेना नहीं है। भारत, शुभम, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने वाला देश है। भारत में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व है और दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत, जहां पर दूसरा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। भारत दुनिया में बिजली का 3रा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ने की दर 8.9% है, 8.9% है, जो भारत की जीडीपी के विकास दर से भी ज़्यादा है।
भारत में जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2016 में दिया गया था, जिसके लक्ष्यों का पालन सरकार कर रही है, उसके मुताबिक भारत में बिजली की मांग बढ़ने की रफ्तार 5% है और बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ने की रफ्तार 8% से ज़्यादा है। यानी भारत में जितनी बिजली की मांग है उससे ज़्यादा तेज़ी से हमने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। 2012 के बाद भारत में बिजली के ट्रांसमिशन की बढ़ने की क्षमता, यानी जो बिजली घरों से लेकर ग्रिड के बीच में बिजली जाती है, उसकी रफ्तार 7% की दर से बढ़ी है और भारत में अब इस समय ट्रांसमिशन नेटवर्क करीब 3.9 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इसके बाद भी ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, और सवाल मैं अक्सर जब पूछता हूं, जब मैं बिजली की कटौती लगातार 2011 से हर आने वाले साल में देखता हूं और इन आंकड़ों से जूझने की कोशिश करता हूं और अंदर जाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद भी भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला देश होगा जहां बीते 10 साल में हर दूसरे साल बिजली कंपनियों को कोयले की कमी पड़ती है। बिजली का संकट होता है, कटौती होती है, हम ये सब भूल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादन क्षमता वाला देश, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, दुनिया में बिजली की दृष्टि से, बिजली और ऊर्जा की क्षमताओं से लैस देश आखिर अपने देश के लोगों को पूरी बिजली क्यों नहीं दे पाता। बिल्कुल सर, और अब तो ये सवाल और ज़्यादा मौजूद इसलिए हो गया है, और मेरी और मुझे लगता है दर्शकों की उत्सुकता इस बात को जानने के लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इतनी विराट क्षमताएं हैं, जब कोयला हम पर है, बिजली बनाने वाली क्षमताएं हम पर हैं, उसके बाद भी हमारे घर लाइट जाती क्यों है फिर? और यही वो कहानी है जो बार बार दोहराई जा रही है 2011 और उससे पहले से। 2011 से आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है, इसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है। बीते अक्टूबर में, 2021 के अक्टूबर में बिजली घरों के पास 3 दिन का कोयला बचा था। ज़्यादा लंबी बात ना जाए, सरकारी नियमों के हिसाब से लगभग 24 दिन के कोयले का स्टॉक होना ज़रूरी है भारत के बिजली घरों के पास। उससे पहले तक सरकार ये कह रही थी कि भारत में डिमांड पर बिजली उपलब्ध है। सरकार के मंत्रियों के बड़े बड़े बयान छपते थे कि भारत में ऑन डिमांड बिजली की उपलब्धता है, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं। तार्किक रूप से, तथ्यसंगत रूप से वो बिल्कुल सही थे, भारत में बिजली की कोई कमी नहीं। मैंने आंकड़े बताया कि भारत की उत्पादन क्षमता इतनी है और प्लांट लोड फैक्टर 60%, 65% है। अगर भारत 100%, भारत के बिजली घर 100% की क्षमता से बिजली का उत्पादन करने लगे तो बिजली हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में होंगे आस पड़ोस के देशों को। हमारे पास क्षमता की कोई कमी नहीं है। उस समय सरकार को यह पता चला कि एक बार फिर वही स्थिति आ गई जो 2018 में आई थी, बिजली घरों के पास कोयला नहीं था। अब आग लगती है तो तत्काल कुआं खोदने की जुगत होती है बिजली क्षेत्र में, जो बिजली कोयला और पावर मिनिस्ट्री कहती। कोल इंडिया से कहा गया तत्काल बिजली के कोयले का उत्पादन बढ़ाइए, कोयले की सप्लाई बढ़ाइए। अक्टूबर के अंत में सरकार के कोयला मंत्रालय ने और कोल मंत्री ने यह दावा किया कि अब सब ठीक हो गया है, बिजली घरों के पास पर्याप्त कोयला पहुंच गया है और कोयले का संकट समाप्त हो गया है। लेकिन उस समय भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। सबको ये पता था जो बिजली और कोयले की आपूर्ति को करीब से समझ रहे थे कि ये जितनी भी आपूर्ति है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने तक रहेगी। अभी गर्मी सर पर खड़ी है और उसके बाद हम वापस फिर उसी संकट में फंस जाएंगे। कोल इंडिया को बिजली घरों को कोयला नहीं दे पाएगा, बिजली घर बंद होना शुरू करेंगे और बिजली में कटौती शुरू होगी। जनवरी से मार्च के दौरान शुभम बिजली की पीक डिमांड 187 गीगावाट पर पहुंच गई, जो अब 201 गीगावाट के आसपास है। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड थी। कोयले की कमी पड़ गई क्योंकि बिजली घरों में टरबाइन रुकने लगी और फोर्स्ड पावर कट शुरू हो गए, क्योंकि जब आप बिजली की आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते तो बिजली की मांग काट दीजिए। फीडर से बिजली स्विच ऑफ की जाने लगी, कटौती के शेड्यूल घोषित होने लगे। गर्मी शुरू हुई, अप्रैल का पहला पखवाड़ा आया और बिजली की मांग रिकॉर्ड 190-197 गीगावाट के लेवल पर पहुंच गई और यहीं से कोयला आपूर्ति की सप्लाई की कमर टूटने लगी। मार्च से की शुरुआत से इसके संकेत दिखने लगे थे। शुभम, हमें ध्यान रखना जरूरी है कि बिजली उत्पादन में अगर प्लांट लोड फैक्टर बिजली की उत्पादन क्षमता होती है किसी संयंत्र की, जिसको हम प्लांट लोड फैक्टर में नापते हैं। जैसे कि किसी कंपनी की सीमेंट बनाने की क्षमता है या किसी कंपनी की कार बनाने की क्षमता है, बिजली उत्पादन बनाने की क्षमता को हम प्लांट लोड फैक्टर में नापते हैं। अगर कोयले प्लांट लोड फैक्टर में 1% की भी बढ़ोतरी की जाए तो कोयले की मांग 10 मिलियन टन बढ़ जाती है। अच्छा। यानी अगर 1% का भी उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए तो 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा कोयले की मांग की जरूरत होती है। तो जैसे ही आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, गर्मी आना शुरू हुई, ग्रिड से और बिजली वितरण कंपनियों से बिजली की मांग आना शुरू हुई, बिजली उत्पादन कंपनियों ने, जेनकोस ने अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू किया और उनके पास कोयले की कमी पड़ना शुरू हो गई। इसमें कोई साइंस नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तब से बिजली की मांग 10% बढ़ चुकी है।
और भारत का इतना विराट कोयला तंत्र, जिसकी विराट दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है बेमोथ है कोल इंडिया, उसके पास एक क्षमता नहीं है कि वो 100 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति तत्काल बढ़ा दे सके। और यहां से हम इस वास्तविकता में पहुंच गए हैं कि अब अगर या तो आपको लोगों को बिजली देनी है, फैक्ट्रियां चलने से नहीं रोकनी है, तो उन्हें आयातित कोयला इंपोर्ट करके दीजिए। और वो भी आसान नहीं है। आयातित कोयला कोई जादू नहीं कि आप तुरंत इंपोर्ट करेंगे और आना शुरू हो जाएगा। इसमें भी एक समय लगेगा, 1 महीने 15 दिन का समय लगेगा कोयले के इंपोर्ट में, क्योंकि कोयला कहीं तैयार नहीं है, उपलब्ध नहीं है, और लोग कोयले की डिमांड दुनिया में पहले से बढ़ी हुई है। और या फिर आप बिजली की कटौती करिए। कोयला कैसे खरीदा जाए? $288 प्रति टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर कोयले की कीमतें हैं। दुनिया में कोयले की कीमतें बढ़ी हुई हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कोयले की मांग बढ़ी थी। बिजली कंपनियां इतना महंगा कोयला खरीद के बिजली बना नहीं सकती, क्योंकि उनके जो एग्रीमेंट हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट राज्य सरकारों के साथ या बिजली वितरण कंपनियों के साथ हैं, वो लॉन्ग टर्म है। उन्होंने जब वो एग्रीमेंट किया था तब कोयले की लागत कुछ और थी। अब आज कोयले की लागत उससे ज़्यादा हो गई है। चूंकि बिजली की कीमत पहले से तय होती है, इतनी तेजी से आप कोयले की लागत बढ़ने के कारण बिजली की कीमत बदल नहीं सकते, इसलिए बिजली कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतने महंगे पर पहले बिजली की दर की वापसी की गारंटी दीजिए, तब हम बिजली बनाना शुरू करेंगे। नहीं तो जितना कोयला उतनी बिजली, जितना कोयला उपलब्ध है उतनी ही बिजली बन रही है। अब इतनी जल्दी आप पावर परचेज एग्रीमेंट वर्कआउट नहीं कर सकते। सरकारें बहुत तरीके के सुधारों में लगी हैं कि पास थ्रू आ जाए, कंपनियों को तत्काल बिजली की दरें बढ़ाने की छूट दे जाए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब तक बिजली उत्पादन कंपनी कीमत बढ़ाकर अगर अब बिजली बेच भी देगी बढ़ी हुई कीमत पर, तो जो बिजली वितरण कंपनी है उसे तो सरकार से 20 मंजूरियां लेनी पड़ेंगी तो बिजली दरें बढ़ा पाएगी। तो बिजली दरें बढ़ना एक दूसरी समस्या और महंगी बिजली होना दूसरी समस्या है। हुआ यह कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जब हम यहाँ हैं, तब बिजली घरों के पास कोयले का भंडार 7 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। आज हम यहाँ जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 27 अप्रैल को, तो 7 से 8 साल के आसपास का लोएस्ट स्तर है कोयले का। बिजली एक्सचेंज में कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि भारत के पावर रेगुलेटर को कैपिंग करनी पड़ी कि एक सीमा से अधिक बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिजली की एक्सचेंज में मांग बढ़ी हुई है। कटौती पूरी तरह शुरू है शहरी और ग्रामीण इलाकों में, और भारत की ऊर्जा क्रांति जिसको हम देख रहे थे वो लड़खड़ाकर थमकर बैठ गई है। और इस समय जब हमें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, चीजें शुरू करने की जरूरत है, तो देश के सारे औद्योगिक राज्यों में इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग या औद्योगिक इलाकों में बिजली की कटौती शुरू हो रही है। एक चीज यहां ध्यान रखना जरूरी है जिससे कि हम समझ सकें कि समस्या कहां से आती है। भारत में 60% बिजली कोयले से आती है। भारत का 60% पावर प्रोडक्शन थर्मल है, जिसमें भारत के 100 बिजली घर कोयले पर आधारित हैं, जिसमें 79 बिजली घर घरेलू कोयले से चलते हैं और 11 को इंपोर्टेड कोल की जरूरत होती है। भारत में कुल खपत का 111 गुना ज्यादा कोयला भंडार है, यानी भारत जितने कोयले का कंजम्पशन करता है उससे 111 गुना रिजर्व रखता है। और उस देश में ये हमारे लिए आश्चर्यजनक बात है और है कि जब आपके पास इतना कोयला है फिर भी आपके बिजली घर कोयले के लिए तरसते हैं। कोल इंडिया करीब 7.7 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करता है। कोयले का उत्पादन 8.5% की दर से बढ़ रहा है, पर फिर भी कोयला उपलब्ध नहीं है। बिजली घरों को 2 करोड़ टन कोयले का सालाना आयात होता है। और अगर आप बिजली की कमी को करीब से देखें तो इस सब के बाद आपको ये समझ में आएगा शुभम की कोई वजह नहीं है, कोई मजबूत वजह नहीं है कि भारत में बिजली की कटौती क्यों होती। सरकार के पास मौसम के पूर्वानुमान मौजूद थे। गर्मी कितनी होगी सरकार को नहीं पता था क्या? सरकार को ये नहीं पता था कि बिजली घरों के पास कोयले की आपूर्ति कितनी हो, तो हमें भी पता है क्योंकि पावर मिनिस्ट्री के पोर्टल्स पर कोयले की आपूर्ति की परिस्थिति पता है। लेकिन इतना सब ज्ञान देने वाले, इतनी टेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाले भारत के नेता और अधिकारी पिछले 10 साल की बार की नसीहतों के बाद इतना भी आकलन नहीं कर पाते कि किस मौसम में बिजली की डिमांड कितनी होगी और उसके लिए कितने कोयले की जरूरत होगी, कितने कोयले की आपूर्ति करना जरूरी होगा और बिजली की डिमांड क्या होगी। सबको पता था कि कोविड के बाद बिजली की मांग बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद थी, सबको पता था, ये सब व्यक्ति को पता था कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, ऑफिसेज खुलेंगे, गर्मी आएगी, ये सामान्य परिस्थिति, बिजली की मांग बढ़ेगी। केवल सरकार और सरकार के विभागों को और सरकारी मंत्रियों को नहीं पता था कि इस बिजली की बढ़ी हुई मांग के लिए अगर 1% भी पीएलएफ बढ़ेगा एक प्लांट पर तो उसे 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा कोयले की जरूरत है। और यही हम आकर फंस जाते हैं। हमें दिखाई देता कि हमारे पास सब कुछ है, पर वही बात, बिजली है, कोयला है, पर मिलेगी नहीं। सर, बहुत साफ समझ आ गया इस बातचीत से मुझे अब तक की कि भारत में कोयले का और बिजली का संकट प्राकृतिक नहीं है, ये हमारी कहीं ना कहीं नीतियों की खामियां हैं जिसकी वजह से ये संकट बार बार उपजता है। अब आगे, यहां से आगे के अर्थात में हम इन्हीं खामियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल ये है
कि बिजली घरों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार बन क्यों नहीं पाता है? पहला सवाल। और ये बड़ा जरूरी सवाल है, हमारे लिए समझना जरूरी है कि कोयला है, रेलवे के पास नेटवर्क है, रेलवे हालांकि इस मामले में बार बार पिछड़ती है पर्याप्त वैगन देने के लिए, लेकिन खींचतान कर वैगनों की व्यवस्था हो जाती। जब उन्हें 24 दिन का कोयला चाहिए बिजली घरों को, तो कोयले का भंडार क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह यह कि बिजली बेचने वाली कंपनियां, जिनको हम डिस्कॉम कहते हैं, वो उन्हें वक्त पर पैसा नहीं चुकाती। बिजली बना तीन प्लेयर हैं इस पूरे खेल में। एक प्लेयर है कोयला प्रोडक्शन करने वाली कोल इंडिया या कोयले का आयात करने वाले लोग, दूसरी है बिजली बनाने वाली कंपनियां जिनको हम जेनकोस कहते हैं, और तीसरे प्लेयर हैं बिजली की वितरण करने वाली कंपनियां जिनको हम डिस्कॉम कहते हैं। और ये पूरा चक्र है। अगर आपको 2 महीने या 3 महीने या 5 महीने का कोयला भंडार तैयार करना है तो आपको डिस्कॉम से पैसे समय पर मिलेंगे, तब आप उसे कोयले की आयात में लगाएंगे या कोल इंडिया को सप्लाई करेंगे, तब आपको कोयला मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियां जेनकोस का पैसा उधार रखती हैं, उनको पैसा नहीं देती। अब उधार क्यों रखती हैं? क्योंकि जो सब्सिडी देने के लिए उनसे कहा जाता है नीचे, उसका पैसा सरकारें नहीं देती हैं। हमने एक बार एक मनी सेंटर में चर्चा की थी कि सरकारें जो बिजली खरीद रही हैं अपनी ही अपनी ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, उन्हीं का पैसा नहीं चुकाती। कई राज्य सरकारों में उनके विभाग बिजली का बिल नहीं चुकाते हैं, डिफॉल्ट है, उनकी बिजलियां काटी जाती हैं। ये चीज इस पर हम मनी सेंटर में एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो भारत में बिजली का पूरा कारोबार उधार का है, ये सब कुछ उधार पर चलता है। कोल इंडिया उधार पर कोयला देती है बिजली बनाने वाली कंपनी को, और बिजली बनाने वाली कंपनी उधार में डिस्कॉम को पैसा को बिजली देती है और बिजली आपके यहाँ आती। इसकी बिजली दरें समय से नहीं बढ़ती। इसका नतीजा यह है कि बिजली वितरण कंपनियां 5.2 लाख करोड़ रुपए के नुकसान में हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से पैसा नहीं मिला। और नुकसान कहां से? हम आप तो समय पर बिल भरते हैं शुभम, हमारा तो कनेक्शन ही कट जाएगा अगर आप समय पर बिल नहीं भरेंगे। तो बिजली का बिल चुका कौन नहीं रहा, दे कौन नहीं रहा बिजली का पैसा? बिजली का पैसा वही नहीं दे रहे हैं जो सरकार के तंत्र में बैठे हुए लोग। सरकार के सिस्टम से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता। हम तो समय पर करते हैं, आम उपभोक्ता, इंडस्ट्री भी समय पर करती नहीं, तो उसको बिजली की आपूर्ति रुक जाएगी। इसके अलावा करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के मद में बकाया है, जो सस्ती बिजली राज्य सरकारें तमाम कंज्यूमर्स को बिकवाती हैं, दिलवाती हैं, उसका 1.1 लाख करोड़ रुपए वापस जाना है। अब कोशिश ये है कि साहब इस बकाये को माफ कर दिया जाए, जो हुआ सो भूल जाएं, और गतम न किम शोचामी, जो गया वो चला गया, अब आगे सोचते हैं, फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं। पर ये पिछली माफी इतनी संभव नहीं। 2001 के बाद इस समस्या के समाधान के लिए बिजली बोर्ड या बिजली वितरण कंपनियां, जो भी आप उन्हें कहें, डिस्कॉम कहें, उन्हें 4 पैकेज दिए जा चुके हैं। सस्ता कर्ज दिलाने की कोशिश की, इसमें उदय एक पैकेज था। लेकिन इस समय भी बिजली वितरण कंपनियों पर, आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं, उत्पादन कंपनियों का, यानी बिजली पैदा करने वाली, बनाने वाली कंपनियों का करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए बकाया है। जो ये पहली वजह है। इसलिए कोयला है पर कोयले का भंडार नहीं बन पाता, क्योंकि कोयला बिजली बनाने वाली कंपनियों को आगे जो बिजली बेच रही उसका पैसा नहीं मिलता। और ये कोई बड़ा सुधार ऐसा नहीं है, पर ये क्यों इतनी जटिलताओं में इतने साल से चल रहा है, इसका जवाब कभी भी सरकारें खुलकर देश को देती नहीं है, बताती नहीं है। सर ये बात समझ आ गई, इसलिए भंडार नहीं कर पाते क्योंकि भैया पैसा नहीं आगे से आ नहीं रहा। चलिए एक बात। दूसरी बात, अब आप ये बताइए कि जब डिमांड आ रही है तो कोल इंडिया आपूर्ति क्यों नहीं कर देता? मान लीजिए जब पैसा मिल रहा है तब कोल इंडिया आपूर्ति कर दे। ये दूसरा बड़ी दरार है, और ये बड़ा खलनायक है भारत के पूरे बिजली सेक्टर में। भारत में बिजली की मांग के लिए, थर्मल कोल के प्रोडक्शन के लिए 83% डिमांड कोल इंडिया से पूरी होती है। कोल इंडिया भारत का 83% कोयला देती है, और कोल इंडिया भारत में एक किस्म की एकाधिकार वाली कंपनी है। सरकारी बिजली घरों के पीछे सरकार का पैसा मिलने में सरकार की गारंटी है। कोल इंडिया को लेट पैसा मिलता है। निजी बिजली घर तो कोल इंडिया को टाइम पर पैसा देते हैं, तभी उनको कोयला मिलता है, लेकिन उनको भी टाइम पर कोयले की आपूर्ति नहीं होती। पिछले साल मुझे याद है शुभम की, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बाकायदा ऊर्जा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर कोल इंडिया अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। रेलवे अगर हमें समय पर कोयला आपूर्ति नहीं करती तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि हम तो पैसा पेमेंट कर रहे हैं, हमें कोयला क्यों नहीं मिल रहा है। कोल इंडिया, जिस पर भारत में अधिकांश कोयले के उत्पादन का दारोमदार है, वो बुरी तरह फंस गई है जाकर भारत के कोल ट्रैप में। वो ट्रैप क्या है?
भारत में पुरानी खदानों से उत्पादन कम हो रहा है, गिर रहा है। अब आपको नई खदानों की ज़रूरत है, नई खदानों की खोज की ज़रूरत है, उसमें निवेश की ज़रूरत है और वहाँ से कोयला निकालने की ज़रूरत है। कोल इंडिया की तमाम खदान परियोजनाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजहों से मंजूरी के लिए अटकी हुई हैं। यानी कोल इंडिया के पास जो माइनिंग कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो मौजूदा खदानों का ही इस्तेमाल हो रहा है। पर्यावरण मंजूरियों के कारण कहीं कोई चीज़ें अटकी हैं, कहीं और भी विषय हैं जिनके कारण सरकारें इसे स्पीड अप नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत कोशिश 2015 के बाद हुई थी, लेकिन वो भी नीचे बैठ गई है। कोल इंडिया के पास 35,000 करोड़ का सरप्लस है। जो पैसा आदर्श परिस्थिति में जब भारत में बिजली और कोयले की इतनी कमी है तो वो सारा का सारा पैसा कोयले के उत्पादन को बढ़ाने में, नई खदानों में निवेश करने में लगा दिया जाए। कोल इंडिया के पास तो मोनोपोली है मार्केट की, उसे बहुत अच्छी डिमांड मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार इस सरप्लस से लाभांश लेती है, डिविडेंड लेती है, नई खदानों में निवेश वरीयता पर नहीं। और इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट को करीब से देखते हैं शुभम, तो आप कोल इंडिया के स्टॉक की सिचुएशन देख लीजिए। भारत की जो कंपनी जो कोयला मार्केट की मोनोपोली कंपनी है, उसके स्टॉक्स में निवेशक कैसे रोते हैं और उसके स्टॉक्स में लगातार गिरावट कैसे आती है, ये हमारे सामने दिखाई देता है कि अगर एक ऐसी कंपनी जो भारत का 83% कोयला आपूर्ति करती हो उसको तो शेयर बाजार में हमेशा चमकते रहना चाहिए, पर वैसा नहीं होता। सर, अब ये बात समझ आ गई कि ठीक है, अगर आपने सरकारी कंपनी ये नहीं कर पा रही रिजर्व होने के बाद, तमाम चीज़ों के बाद, निजी निवेश क्यों नहीं आ रहा? निजी कंपनी आके वो काम कर दें। अब तीसरा पहलू, सरकार को ये लगा कि कोल इंडिया इतना बड़ा जहाज है कि इसको घुमा पाना, इसकी खदानों में मंजूरी दिलवा पाना, इसमें निवेश करा पाना मुश्किल है या इच्छा शक्ति की कमी है। ये कहा गया सब निजीकरण कर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, कम से कम प्राइवेटाइजेशन पार्शली तो कर ही दीजिए। जो खोदी हुई खजाने हैं वो प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट कर दीजिए, उन्हें दे दीजिए, तो वो कोयला उत्पादन बढ़ाएंगी तो कम से कम कोल इंडिया से दबाव कम होगा और लोगों को कोयला मिलना शुरू होगा। 2014 में जब कोयला घोटाला हुआ था 2012-13 के बाद, तो कोल ब्लॉक आवंटन की नीति बदली गई थी भारत में और सरकार ने एक नई पॉलिसी दी थी और एक कहा गया था कि इससे जो कोल ब्लॉक का आवंटन है वो पारदर्शी है और इससे कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2018 में, ठीक 2014 के बाद 2018 में हम वहीं खड़े हो गए, बिजली घरों के पास कोयला नहीं था, कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा। इसके बाद सरकार ने 2020 में फिर पहलू बदला, कहा कि अब हम निजी क्षेत्र को कोयला खदानें देंगे। 70 निजी खदानों के लिए बोली नहीं आई। सरकार ने बड़ी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था कि कोल इंडिया का मोनोपोली खत्म की जाएगी और प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसको माइंस दी जाएंगी और उत्पादन बढ़ाएगा। 2016-17 में भी ऐसी कोशिश की गई थी प्राइवेट सेक्टर को माइंस देने की, लेकिन कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा। वजह यह है कि निजी निवेश में निवेशक खदानों में निवेश इसलिए नहीं करते कि जब कोल इंडिया जो सरकारी कंपनी है उसके ही माइनिंग प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, उनको मंजूरी नहीं मिलती, तो इनकी कौन सुनेगा? इनकी माइनिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कौन करेगा? और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी और एनर्जी इकोनॉमिक्स से निकलती है, क्योंकि भारत में कोयले की इतनी मांग होने के बाद भारत की बिजली घर में थर्मल कोयले पर 60% बिजली उत्पादन निर्भर है। भारत कोयले का बड़ा बाजार है किसी भी कंपनी के लिए, फिर भी कंपनियां निवेश क्यों नहीं करती? इसका रहस्य हमें समझना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि भारत के कोयले की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, थर्मल कोयले की, और इसीलिए हम जो कोकिंग कोल है जिसका स्टील में इस्तेमाल होता है उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। भारत का कोयल बेसिकली थर्मल कोल है जो बिजली के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके निर्यात की संभावना बहुत सीमित है, आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज के दबाव के कारण दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर कोयले खदानों में निवेश कम किया जा रहा है या बिजली घरों में ग्रीन टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और धीमे धीमे यूरोप तो कोल प्रोडक्शन से बाहर ही आ रहा है। कोल बहुत कम क्षमताएं कोयला में बची हुई हैं, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े बैंकर जिस तरह की शर्तें आ रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसलिए वो कोयला खदानों में निवेश नहीं कर रहे और पैसा नहीं दे रहे। तो विदेशी कंपनी तब भारत में निवेश करने आएगी जब उसके पीछे खड़े हुए बैंकर को ये लगेगा कि ये धंधा आने वाले समय में फायदा देने वाला है। तो चूंकि पर्यावरण संबंधी चिंताएं इतनी ज़्यादा हैं, कार्बन एमिशन को लेकर, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर, कि ग्लोबल ये एक रिपोर्ट मेरे पास है जो इंटरनेशनल एनर्जी फाइनेंस और इकोनॉमिक एनालिसिस की है, उसके हिसाब से भारत में कोई भी बड़ा विदेशी कोयला कंपनी या विदेशी खदान कंपनी सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण कोल इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग के नियम बदल चुके हैं। और इसीलिए शुभम 2018 में रियो टिंटो भारत में अपनी आखिरी खदान बेच के निकल गई थी। जो भारत में एक बड़ी विदेशी कंपनी काम कर रही थी रियो टिंटो, उसने 2018 में अपनी आखिरी खदान बेच दी थी और बाहर निकल गई थी। सर, एक चीज़ अब ये है कि चलिए घर में कोयला नहीं मिल पा रहा है, आपने बता दिया कोल इंडिया की समस्याएं बता दी, कंपनियों की समस्याएं बता दी और पावर जो ट्रांसमिशन कंपनियां जिनको डिस्कॉम्स कर लीजिए उनकी समस्याएं।
हम आयात क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए घर में नहीं हो पा रहा है तो आयात कर लें। ये सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी हार है, क्योंकि भारत का ऊर्जा क्षेत्र गहरे संकट में है और इसे जिस तरह से देखा गया पिछले 10 सालों में, आमतौर पर सुर्खियां बनाने के अंदाज में, ना कि इसकी जो ढांचागत समस्याएं, जो स्ट्रक्चरल समस्याएं इसके भीतर जाने के अंदाज में, कि हम इंपोर्ट की तरफ बढ़ ही रहे हैं। जो ताजी खबरें उस हिसाब से राज्यों को करीब 21 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट के लाइसेंस देने पड़ेंगे सरकार को इंपोर्ट करने के लिए। एक दिलचस्प किस्सा यहाँ आता है शुभम, ये बात तो फरवरी 2020 की है। गुजरात के केवड़िया में कोयला मंत्रालय का चिंतन शिविर लगा था और उस चिंतन शिविर में कोयला मंत्री ने यह घोषणा की थी कि 2023-24 के बाद भारत थर्मल कोयले का, यानी बिजली के लिए जो नॉन कुकिंग कोल है जिसको थर्मल कोल कहते हैं, उसका इंपोर्ट पूरी तरह बंद कर देगा। यानी 2023-24 से भारत को आयातित कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया। कोल इंडिया डिमांड पर कोयला सप्लाई करेगी, भारत में कोयले का कोई संकट नहीं है, खदानें उपलब्ध हैं, बिजली घरों में कोई समस्या नहीं आएगी। और 2023-24 अभी आया नहीं है, बिल्कुल है अभी 2023-24 की मंजिल दूर है और हम यहाँ खड़े हुए हैं जब गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारें सीधे कोयला आयात करने की मंजूरी मांग रही हैं और उन्हें शायद मंजूरी मिल भी जाएगी, क्योंकि बिजली घरों के पास कोयला नहीं है। भारत के प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स तो पहले से कोयले का इंपोर्ट करते हैं, उन्हें ब्लेंडिंग की इजाज़त भी मिली है। अब आप सोचो शुभम कि अभी तक तो हम कच्चे तेल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंस के लिए खुद को दोषी पाते थे, बिसूरते थे कि भारत के पास पर्याप्त कच्चा तेल नहीं है और इसलिए हमारी ज़रूरत का 85% हिस्सा दुनिया से आता है और साहब इस महंगाई का हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ से आ रही है, हमारे पास कच्चे तेल की क्षमता नहीं। अब तो हम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखते हैं, घर में कोयला हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, हमारी ज़रूरत से 100 गुना ज़्यादा कोयला हमारे पास है। फिर भी अब हालत ये है कि भारत के सरकारी बिजली घर इंपोर्टेड कोयले के मोहताज होने वाले हैं। और यह समझना, ये चिंता इसलिए जरूरी कि सबसे बड़ी दरार यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब केवल 1 साल के लिए पर्याप्त है और इस विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और उन एनर्जी के इंपोर्ट पर जाता है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें कच्चे तेल के बाद कोयले के भी इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा इस बड़े पैमाने पर। और चिंता यह है कि तेल और कोयला दोनों ईंधनों में आग लगी हुई है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों की कीमतें बढ़ रही और इसलिए यह बड़ा दबाव भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी सुरक्षा पर दिखाई देता है। अगर भारत में बिजली संकट इसी तरह से रहा और कोयले की डिमांड पूरी नहीं हुई, जिसके पूरे होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई देती। समस्या कहाँ है, समाधान कहाँ से निकलता? समाधान सिर्फ इस चीज से निकलता है शुभम, इसमें जब सरकारें इस समस्या के सारे बिखरे हुए पहलुओं को बैठकर ये तो तय कर सकें कि भारत की जो सबसे बड़ी कोयला कंपनी है उसकी खदानें मंजूर कर दी जाए, उसे टारगेट देकर उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए और दूसरे हिस्से से ये जो पूरा बिजली दरों में भुगतान का ढांचा है, डिस्कॉम से जो जेनकोस को पैसा मिलना है इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो आपको ये पूरी चीज अगर देखो ना करीब से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सरकार ही खलनायक है इस पूरी समस्या में। एक तरफ बिजली का संकट है जो हमें परेशान कर रहा है, इसलिए नहीं कि हम बिजली बिल नहीं पे, सरकार ही सरकार को बिजली का बिल पे नहीं करती और फिर वही पैसा सरकार की ही कोयला कंपनी को नहीं मिलता, इससे कोयला नहीं दे पाती। अब ये सुलझाना और ये संभालना तो सरकारों की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसलिए हम फिर वापस इस संकट में बैठे हुए हैं जहां हमें बिजली कम मिलेगी और बिजली दरें तो बढ़ेंगी, बिजली की महंगाई तो आने वाले समय में हमारे सामने आएगी। बिल्कुल, अंशुमान जी ने अपने इस अर्थात से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपके देश में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हो सकता है, देश में भंडार है, आपकी के पास क्षमता है, मतलब जिस रॉ मटेरियल भी है, बनाने की क्षमता भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके घर बत्ती नहीं आ रही है तो इसके लिए सरकार की कौन सी नीतियां जिम्मेदार हैं। ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। अब बारी आपके सवालों के जवाब की। सर, पहला सवाल झेंझो कोरिटा का है, शोलापुर महाराष्ट्र से आया है। वो ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी का राज्यों को नुकसान की भरपाई का जो कॉम्पनसेशन है वो जुलाई 2022 में खत्म हो रहा है, इसके बाद क्या राज्य टैक्स में बढ़ोतरी करेंगे? कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। हमने कुछ राज्यों की तरफ से इसकी तैयारियां भी देखी। राज्यों के पास टैक्स बढ़ाने के विकल्प सीमित हैं और वो मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन एक्ट पर पैसा बढ़ा सकती हैं, वो लैंड रजिस्ट्रेशन का पैसा बढ़ा सकती हैं, वो थोड़ा टोल और बाकी चीज़ों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, क्योंकि जीएसटी के बाहर बहुत कम चीज़ें ऐसी बची हैं जहां राज्य सरकारों को टैक्स बढ़ाने की छूट मिलती है। ले देकर सिर्फ पेट्रोल डीजल है,
है उस पर वैट बढ़ने की गुंजाइश दिखाई देती है। हालांकि दबाव है कि महंगाई के कारण न बढ़ाया जाए, लेकिन राज्य सरकारें कितना कर्ज लेंगी। यहाँ समस्या ये नहीं है शुभम कि वो टैक्स नहीं बढ़ा सकती, वो टैक्स नहीं भी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं ना, उनके लिए इतना महंगा कर्ज लेना, अपना खर्चा चलाने के लिए 7% 7.5% पे तो केंद्र सरकार को कर्ज मिल रहा है, राज्य सरकारों की तो साख और भी ज़्यादा कमजोर है। इतना महंगा कर्ज लेकर उसे आगे चुकाने की व्यवस्था करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो इसलिए अगर जीएसटी का कंपनसेशन रुकेगा, जिसके रुकने की संभावना है, तो आपको कहीं ना कहीं से पिछले दरवाजे से, दाएं से बाएं से, आपकी जेब से थोड़ा ज़्यादा टैक्स निकलता हुआ दिखाई ही देगा। सर, एक बालाजी साबदे हैं, वो एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। वो सवाल में दरअसल एक समाधान पूछ रहे हैं कि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है, सबको रोजगार कैसे दिया जा सकता है, और वो ये जानना चाहते हैं कि चाइना ने कैसे दिया, उनकी भी आबादी ज़्यादा है, उनके युवाओं को कैसे रोजगार मिला, और भारत सप्लाई क्यों नहीं कर पाता, मैन पावर के एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता। आखिरी सवाल, इनके प्रश्न का जो तीसरा हिस्सा उससे पहले लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के देशों में अपनी मैन पावर का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता? एक तो भारत की बहुत कम मैन पावर एक्सपोर्ट के लायक है। जो हाई ट्रेंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं या जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके का एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे देशों के अलग अलग नियम हैं, उनमें भारत सरकार को गहरी सौदेबाजी करनी पड़ती, तब आपको दुनिया के बाज़ारों में आपके श्रम शक्ति को जगह मिलती है। लेकिन फिर भी भारत से कम टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो बहुत सारे लोग, बड़ी कंपनियाँ भारत में आउटसोर्स करती हैं और लोगों को भेजती हैं, पर वहाँ संभावनाएँ सीमित है। इसके बाद जो भारत का निचला मैन पावर बचती है, वो या तो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, और उसके लिए भारत में ही व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। अब एक लंबी चर्चा का विषय शुभम कि भारत में इस पूरी चुनौती का समाधान कैसे किया। ऐसा नहीं कि भारत की बहुत बड़ी आबादी है जिसको रोजगार चाहिए, ऐसा भी नहीं है। भारत है एक रिकरिंग व्यवस्था के तहत, क्योंकि भारत में लोग अपना काम, अपना बिजनेस कर रहे हैं। समस्या ये है कि रोजगार को लेकर सरकारों की पूरी नीतियों का जो एम्प्लॉयमेंट कोशिएंट है वो क्लियर नहीं है कि वो कौन सी नीति से कितने रोजगार देना चाहती है, और हर नीति का अपना एक रोजगार का हिस्सा होता है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तैयार किया, पहले बड़ी कंपनियां लगाई और उसके पीछे छोटे उद्योगों को खड़ा किया जो उनके सप्लायर हो गए ओईएम का, और इसने पूरे चीन में एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराया। भारत में हम देखते हैं कि भारत की चर्चाओं में लघु उद्योग बाहर, हमने पिछली बार आपसे बात भी की थी कि भारत में लघु उद्योगों का पूरा ढांचा पिछले 20 साल में बदल गया, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में चले गए और सर्विसेज में भी अब जॉब्स कम हो गए। तो ये चुनौती निजी क्षेत्र को के साथ बात करके, लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करके आएगी। जब तक आप अपनी लोकल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को, अलग अलग क्लस्टर्स को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक अर्थव्यवस्था में मांग नहीं, में रोजगार नहीं आएंगे। और एक और दुविधा यहाँ भारत के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ है, जिस पर हम आगे कभी बात करेंगे। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी, अगर लोगों की खपत नहीं बढ़ेगी, तो जॉब भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जॉब तब बढ़ेंगे जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो 4 दुकानें खुलेंगी, उन 4 दुकानों पर बनने वाला सामान किसी 4 फैक्ट्रियों से बनकर आएगा। तो ये वो ट्रैप है, इस ट्रैप को तोड़ने के लिए सरकारों को नए सिरे से पूरी आर्थिक नीतियों को एम्प्लॉयमेंट फोकस करके सोचना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के सबसे ज़रूरी अर्थव्यवस्था में मांग है। सर, अब बात इनकम की, और इनकम में सर इस बार समझना ये है कि महंगाई बढ़ रही है और बाजार चढ़ते गिरते रहते हैं हमेशा, और मान लीजिए किसी को जोखिम नहीं लेना है और वो महंगाई को मात देना चाहें, तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है? आप अप्रैल में हैं शुभम, और मुझे लगता है कि अगर कम जोखिम पर, हालांकि बहुत अच्छे रिटर्न की बात हम नहीं करते हैं, रिटर्न का जो स्थापित सिद्धांत है वो तो ये कि आपके निवेश पर रिटर्न इतना होना चाहिए जो आपकी जिंदगी जीने की लागत से ज़्यादा हो, यानी महंगाई से मात दे। फिर भी पीपीएफ एक अच्छा विकल्प है। पीपीएफ जो लोग बहुत ही सेफ रिटर्न देखते हैं, उनके लिए मौका है कि अप्रैल से वो पीपीएफ में एंटर करें, उनको पूरे साल भर के ब्याज का फायदा मिलेगा। 7% शायद 7.1% के आसपास की ब्याज दर उस पर उपलब्ध है। एक तरीके का सिप जैसा ऑप्शन है जिसमें आप अपना निवेश बढ़ाते रह सकते हैं, सेफ निवेश है, और भारत में गिनी चुनी, मतलब दुर्लभ किस्म की हाई इंटरेस्ट रेट निवेश विकल्पों में, जहां पर थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट निवेश निकलता है, वहां मौजूद है। अगर आप ये सोचते हैं कि एफडी आपको मदद करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि मदद करेगी। ये एक अच्छा विकल्प है जहां से आप सुरक्षित निवेश की तैयारी कर सकते हैं। चलिए सर, अब चलते चलते आप किस्तों के सिक्के में और बताइए कौन सा इतिहास लिखा है इस बार आपने? इस बार किस्तों का सिक्का थोड़ा तकलीफ दे और दर्दनाक है। हम इस बार किस्तों के सिक्के में आपको बताएंगे कि क्या दुनिया में आर्थिक नीतियों के कारण, घोषित आर्थिक विकास नीतियों के कारण भी लोग मारे जा सकते हैं, और कम नहीं, जनसंहार हो सकता है। लाखों लोगों की मौत सिर्फ किसी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हो सकती है,
और वो कहाँ हुई? वो वहीं हुई जहां हम रूस और यूक्रेन में इस समय युद्ध होता देख रहे हैं, जिसके इतिहास को आप सिर्फ सेनाओं के, युद्धों के, राजाओं के इतिहास में नहीं, रूस और यूक्रेन के इस इतिहास को जनसंहारों के इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। और उसमें एक ऐसा भयावह जनसंहार है जो एक आर्थिक नीति की वजह से हुआ था। इस बार के किस्सों के सिक्के में इसी दर्दनाक इतिहास पर या इसी कष्टप्रद इतिहास पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कब क्या हुआ था। बिल्कुल, चलिए तो शाम को, रविवार को आपको ये किस्सों का सिक्का देखने को मिलेगा और इस बार कहानी काफ़ी दर्दनाक है। इस इकोनॉमिकम के संस्करण में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी रविवार को अगले सुबह 11:15 बजे। लेकिन कल मैं और अंशुमान जी आपके पास शाम को 7 बजे मनी सेंटर लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।